हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो हमारा है पर्सनालिटी, कि क्या होती है हम सब की पर्सनालिटी, क्या होती है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या उसकी डेफिनेशंस होती हैं। फिर हम इसके बाद हम इसके सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व या फिर पर्सनैलिटी। इसको हम इसकी इंग्लिश टर्म है पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है कि मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो व्यक्तित्व जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। मतलब कि जो व्यक्तित्व होता है उसको ही हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो जो पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। मतलब जो ये पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा, पर्सोना, इससे लिया गया है। और जो ये पर्सोना वर्ड होता है, पर्सोना, इसका मीनिंग क्या होता है कि नकली चेहरा, नकाब या फिर मुखौटा। पर्सोना मीन्स क्या हुआ कि नकली चेहरा, नकाब या मुखौटा, ये होता है पर्सोना का मीनिंग। यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो उसमें सिर्फ बाहरी रूपरेखा के आधार पर ही पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाता था। बट आज के जो हमारा वर्तमान टाइम है, जो रिसेंटली का टाइम है, उसमें इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है पर्सनालिटी की। अब सिर्फ बाहरी गुणों को देखा नहीं जाता है, बल्कि आंतरिक और बाहरी सारी जो क्वालिटीज होती हैं उनके मिक्सर को ही, मतलब उनके समावेश को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब सिर्फ बाहरी ही पर्सनालिटी को नहीं देखना है, उसके साथ साथ आंतरिक गुणों को भी उसमें ऐड ऑन करके हमको टोटल पर्सनालिटी की हम बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा मीनिंग पर्सनालिटी का। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, इसमें देखिए जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, एंगर मैनेजमेंट, फियर, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब हर चीज तो ऐड ऑन हो जाएगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। यदि हम पर्सनालिटी की बात करें तो सिर्फ हम बाहरी रूपरेखा ही नहीं देखेंगे, मतलब बाहरी हम पहनावा, मतलब ये चीजें, आकार, रूप, रंग, हम सिर्फ ये चीज नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो हमारी मतलब जो इनर क्वालिटीज होती हैं उनको भी हमको देखना होता है पर्सनालिटी के अंतर्गत। तो हम बात करें कि व्यक्तित्व का जनक कौन है, तो जो आलपोर्ट हैं, आलपोर्ट जी जो थे उनको व्यक्तित्व का जनक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का जनक कौन है, तो वो आलपोर्ट जी हैं। बात करें आगे हम देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आलपोर्ट के अनुसार ही है और यही हमारे व्यक्तित्व के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व उन मनोदेही की व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। मतलब जो हमारी चाहे मन की बात करें, चाहे वे देह, मतलब चाहे शारीरिक बात करें, वो उन सब का एक गत्यात्मक संगठन है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन स्थापित कर लेता है। मतलब जो एनवायरनमेंट के साथ वो बिल्कुल समायोजन स्थापित कर लेगा, तो वही हमारा पर्सनालिटी होती है, वही हमारा व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित दोनों ही प्रवृत्तियों का योग है। मतलब जन्मजात जो हमको हेरिडिटरी मिलता है अपने माता पिता से, और अर्जित जो हम मतलब अर्जित करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने स्कूल से, जो भी हम ग्रास्प करते हैं, जो भी हम अर्जित करते हैं, उन सब को मिला के जो बनता है, उन सब का योग ही क्या है, वही व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है गिलफर्ड के अनुसार। तो गिलफर्ड जी क्या कहते हैं कि हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे एक शील गुणों वर्ड है, तो ये ऐसे गुण होते हैं जो पर इंसान में, मतलब हर इंसान में अलग अलग पाए जाते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। तो आगे है व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं हम, पर्सनैलिटी के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो जो ये वाला सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड जी ने दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। यहाँ से हमारा थोड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है।
मतलब जो ये सिद्धांत है, जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, इसके मुख्य रूप से 3 पहलू बताए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट है स्थलाकृति या फिर आकारात्मक संरचना, मतलब कि जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ मन की संरचना की। मतलब स्थलाकृति और आकारात्मक संरचना में हम किसकी बात करेंगे? टोटल सिर्फ मन की बात करेंगे, जिसमें हम चेतन मन, अचेतन मन, उनके बारे में हम जानेंगे, उसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे। तो सेकंड है गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना, जिसमें हम व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे। एंड थर्ड है यहाँ पे मनोलैंगिक विकास, जो ये वाला विकास है, इसके बारे में फ्राइड ने 5 टोटल मतलब स्टेजेस बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई हैं, उनको भी हम आगे डीपली करेंगे। तो मतलब यहाँ पे एक ओवरव्यू सा है ये कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के 3 पहलू बताए गए हैं। फर्स्ट है स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना, जिसमें हम मन की बात करेंगे। सेकंड है गत्यात्मक संरचना या फिर संरचनात्मक संरचना, जिसमें हम व्यक्तित्व के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड है मनोलैंगिक विकास, जिसमें हम टोटल 5 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि मानव के मनोलैंगिक विकास से संबंधित है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना, जिसमें हम मन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है। जो स्थलाकृति सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने 3 मन की दशाएं बताई हैं। मतलब यहाँ पे उन्होंने टोटल कितनी दशाएं बताई है मन की? उन्होंने यहाँ पे टोटल 3 दशाएं बताई हैं। तो उसमें फर्स्ट है हमारा चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। जो ये कॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारे टोटल माइंड का 1/10 भाग होता है, 1/10। कितना होता है ये हमारे चेतन मन का? 1/10 भाग ये हमारा होता है। जो कुछ भी हमको याद रहता है, हमारे माइंड में जो भी कुछ रहता है याद, वो इस चेतन मन में ही हमको याद रहता है। यह मस्तिष्क से जागृत अवस्था है। मतलब जो जैसे आपको कुछ बात याद आ रही है, तो मतलब डेट मीन्स क्या है कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में है, इसलिए वो आपको टाइम पे याद आ गई है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है, मतलब जो रियलिटी है और जो प्रेजेंट में चल रहा है, चेतन मन का संबंध उसी से होता है। यह तत्कालीन अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है, मतलब जो भी हमने फील किया, जो हमने अभी भी फील किया, उसको भी बिल्कुल हमारे सामने अच्छे से प्रेजेंट कर देगा। मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। उसके बाद सेकंड है हमारा अचेतन मन, मतलब अनकॉन्शियस माइंड। इसलिए क्या होता है कि इसमें कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार है। मतलब जो भी हमारे साथ जो पास्ट में जो भी बुरी घटना घटी है, जिनको हम मतलब अपने दिमाग से स्किप करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे अचेतन मन में जाके बैठ जाती हैं या वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। और जो ये अनकॉन्शियस माइंड होता है, ये टोटल हमारे माइंड का 9/10, मतलब 9/10 भाग ये होता है टोटल हमारी पूरे माइंड का। तो आपको दिख रहा होगा कि मतलब जो अचेतन मन है वो ही मतलब ज़्यादा पार्ट हमारी बॉडी का कवर करता है, हमारे माइंड का कवर करता है। ये जो अचेतन मन होता है, ये पूर्व अनुभवों का भंडार, मतलब जो भी हमने पास्ट में फील किया है या जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो वो सारे यहीं पे जाके स्टोर हो जाते हैं अचेतन मन में। थर्ड है असामाजिक, अनैतिक व कामुक इच्छाओं का भंडार, मतलब जो भी उल्टे पुल्टे जो काम करने होते हैं, जो क्या सामाजिक होते हैं, अनैतिक होते हैं, वो सारे अचेतन मन में ही होते हैं, मतलब अचेतन मन ही हमसे करवाता है। नेक्स्ट है यह व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है, मतलब इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता इस वाले अचेतन मन के ऊपर हमारा। यह चेतन मन के ठीक विपरीत होता है, मतलब जैसे चेतन मन होता है ये बिल्कुल ही उसके विपरीत में होता है। फ्राइड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा पार्ट कवर ये करता है हमारे माइंड का, तो इसलिए फ्राइड ने भी यही बात कही है कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो यही वाला भाग होता है हमारे मन का। जो थर्ड है वो है अर्ध चेतन, मतलब अवचेतन, प्री कॉन्शियस माइंड। जो ये वाला होता है हमारा मन की जो संरचना होती है, ये चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था है। मतलब एक तो ये वाला अचेतन जो कि 9/10 भाग होता है हमारे टोटल माइंड का, और एक चेतन मन जो कि 1/10 भाग होता है हमारे माइंड का। तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? वो अर्धचेतन व अवचेतन होती है, प्री कॉन्शियस माइंड होती है।
याद की हुई बातों को, अनुभव को अचानक भूल जाना। मतलब कि सोचो हमने कुछ याद किया है, सपोज कि आपने एग्जाम के लिए याद किया है, बट अब एग्जाम में बैठे तो आप भूल गए उसको, तो आप अचानक से उसको भूल जाना, अटक जाना। लेकिन ट्राई करने पर यदि सभी बातें आपको याद आ जाती हैं, अर्थात उन सभी बातों का चित्र मन में उपस्थित हो जाना, मतलब कि ये क्या आपने कुछ याद किया और आप भूल गए, टाइम पे आपने बहुत कोशिश की उसको याद करने की और वो आपको याद आ जाता है, मतलब कि वो चीज़ आपको याद आ गई। डैट मीन्स क्या है कि वो आपके चेतन मन में आ गई है, वो वाली बात जो या फिर जो भी आप याद करना चाहते थे वो वाली चीज़ आपके चेतन मन में आ गई है। तो डैट मीन्स यदि आपको भूले हुई चीज़ें आपको दोबारा से याद आ जाती हैं ट्राई करने पर, तो मतलब कि वो ये वाले सारे प्रोसेस कहाँ चलते हैं, वो चलते हैं हमारे अर्ध चेतन मन में चलते हैं। ये बात है यहाँ पे, मतलब हमने यहाँ पे जो एक फर्स्ट स्टेप था वो हमने कर लिया है, जिसमें कि हमने मन की 3 दिशाओं के बारे में पढ़ा है। चेतन मन जो कि 1/10 भाग होता है हमारे टोटल माइंड का, और बी अचेतन मन जो कि 9/10 भाग होता है हमारे माइंड का, और अर्ध चेतन जो कि चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था होती है। हम देखते हैं सेकंड, जो सेकंड क्या है वो है गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना। जो गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना होती है उसके अंतर्गत फ्राइड ने, जिसका मैंने बताया था आपको कि उसमें हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से देखिए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो इड होता है उसको हिंदी में इदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं एंड सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। तो जो इड होता है वो सुखवादी सिद्धांत होता है, पशु प्रवृत्ति का अचेतन मन का राजा होता है और दमित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है इड। और ये मोस्टली कब होता है, ये होता है शैशवावस्था में। बट जो ईगो होता है, मतलब जो अहम होता है, वो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है, मतलब वो रियलिटी की बात करते हैं और चेतन मन का स्वामी होता है। मतलब जो 1/10 भाग होता है वो इस टाइम में ज़्यादा होता है बाल्यावस्था में। थर्ड है सुपर ईगो। जो सुपर ईगो का मतलब क्या है, परा अहम। ये आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित है जो कि किशोर अवस्था में होता है। तो ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। अब हम इसको डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इड या इदम। जो इदम होता है ये जन्मजात होता है, जो इड होता है वो जन्मजात होता है और इसको सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो भी हमारा मन करता है, जिससे हमको सुख मिले, जिससे हमको खुशी मिले, इंसान सिर्फ वही काम करने की कोशिश करता है। और जो ये प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है और इसमें जैविक पक्ष के बारे में बात की जाती है। जो भी ये जो ईड होता है ये इच्छाओं का भंडार होता है, जिसमें हम मतलब अपनी सारी इच्छाएं इसी में हम स्टोर करके रखते हैं। ईड में होती है हमारी सारी इच्छाएं स्टोर। नेक्स्ट है अचेतन मन से संबंध होता है। जो ईड होता है, ईड का संबंध अचेतन मन से होता है। जो अचेतन मन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि 9/10 भाग होता है हमारे टोटल माइंड का। तो मतलब उसी से इसका रिलेशन होता है ईड का। ईड का संबंध किससे है, अचेतन मन से है। और पशु प्रवृत्ति की बात भी यहाँ पे की जाती है, मतलब खाना सोना, मतलब इस सब से बस कि कुछ काम ना करना पड़े, बस सुख मिलता रहे। पशु से बस खाना घूमना फिरना, बस यही। तो इस प्रकार इसमें मतलब पशु प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। एंड आगे है इसमें अनैतिक व अपराध कार्य भी करते हैं, क्योंकि यदि इसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो वो कुछ गलत काम करेंगे, क्योंकि उनको तो सुख चाहिए है, क्योंकि उनकी इच्छाएं ज़्यादा है। इसी वजह से मनुष्य के अंदर तनाव, मनुष्य के अंदर दानव। यदि उसको इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो जो मनुष्य है उसके अंदर दानव की प्रवृत्ति आ सकती है कि वो किसी को हार्म कर सकता है, वो किसी को हानि पहुंचा सकता है। काम प्रवृत्ति से युक्त, मतलब उसमें काम प्रवृत्ति होती है, जो सेक्सुअल जो होती है उनमें ज़्यादा होती है और कुसमायोजन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। जो ईड होता है वो एडजस्टमेंट नहीं करने देता है, जिस भी इंसान में ईड ज़्यादा होता है उसको। तो फर्स्ट हमारा हो गया है ईड इदम, जो कि जन्मजात होता है। ये मैंने आपको बताया इसके बारे में कि इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है या किस प्रकार का ईड होता है। सेकेंड है ईगो। जो ईगो होता है इसको हम हिंदी में अहम कहते हैं और ये 1 से 2 वर्ष तक रहता है। ईगो कब तक रहता है, 1 से 2 वर्ष तक रहता है। जो ये होता है ये वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है, मतलब रियलिटी की बात की जाती है इस वाले अहम में, ईगो में। मनोवैज्ञानिक पक्ष है ये और इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध चेतन मन से होता है।
मतलब जो कॉन्शियस माइंड हमारा होता है, जो कि 1/10 भाग होता है हमारे टोटल माइंड का, उस इसका रिलेशन उसके साथ होता है। जो इड का था, इड का संबंध किसके साथ था? अचेतन मन के साथ था, बट चेतन मन का संबंध ईगो के साथ है। और जो ईगो होता है वो समायोजन की अवस्था होती है, मतलब ये इंसान को एडजस्टमेंट करना सिखाता है। ये व्यक्तित्व का कार्यपालक है, मतलब पर्सनालिटी को यही एक डायरेक्शन देता है अच्छे से। इड और सुपर ईगो के बीच का संतुलन का कार्य कौन करता है? वो ईगो ही करता है। मतलब एक सुपर ईगो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो इड जो हमने पढ़ लिया है, इन दोनों के बीच में जो एक मतलब एडजस्टमेंट करनी है, तो ये वर्क किसका है? वो ईगो का ही है। ईगो ही करता है इन दोनों के बीच में संतुलन का कार्य। नेक्स्ट है मनुष्य के अंदर मनुष्य, मतलब कि यहाँ पे बात करेंगे तो मतलब वो दूसरों के बारे में भी सोचेगा। एक मनुष्य है दूसरे के बारे में सोचेगा, मतलब कि उसमें मनुष्यता है, ह्यूमैनिटी है, कि वो दूसरे बारे में सोचेगा। थर्ड है यहाँ पे सुपर ईगो। तो सुपर ईगो को परम अहम भी कहा जाता है, और ये 5 से 6 वर्ष में होता है। ये मतलब आदर्शवादी सिद्धांत, यहाँ पे आदर्शों की बात की जाती है। सामाजिक पक्ष भी इसमें होता है कि और के बारे में भी सोचता है इंसान। मतलब ये स्टार्ट होते हैं इस एज से, ये बोल सकते हैं 5 से 6 वर्ष में स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आध्यात्मिकता की ओर रुझान, मतलब कि वो अध्यात्म की ओर भी जाना चाहेगा। नैतिकता की बातें करेंगे, आदर्शवादी बातें भी करेंगे, जिसमें सुपर ईगो होगा वो, और अवास्तविकता संबंध भी होगा। मतलब वो सोचते भी रहेंगे कि हमको ये नहीं मिला, इस टाइप से उसके बारे में भी सोचते रहेंगे। मनुष्य के अंदर देव, मतलब कि वो ऐसे मतलब भगवानों के जैसे काम करेंगे, जिस मनुष्य के जिसके अंदर सुपर ईगो चल रही होगी, वो वाले इंसान। नेक्स्ट है देवदूत जिम्मेदार, मतलब कि देवदूत के जैसे काम करेंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी। और आदर्शों की अधिकता, मतलब कुसमायोजन के लिए, मतलब जब आदर्श ज्यादा हो जाते हैं, मतलब जब ज्यादा ही नैतिकता आ जाती है, तो वो भी मतलब कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। वो इंसान को कुसमायोजित कर देती है उसकी सोसाइटी में। यदि हम देखें तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि इधम से अहम की उत्पत्ति तथा अहम से पराहा अहम की उत्पत्ति होती है। मतलब जो इदम होता है, मतलब कि जो इदम क्या, जो मैंने आपको भी बताया था कि जो इड होता है वो इदम होता है। तो मतलब इड से तो किसकी उत्पत्ति होएगी, ये चीज बता रखेंगे यहाँ पे। इड से अहम, मतलब कि ईगो, इड से तो होगा अहम पैदा होगा, और ईगो से सुपर ईगो पैदा होगा। यहाँ पे ये बात की गई है कि इड से तो ईगो बनेगा और ईगो से सुपर ईगो बनेगा। यहाँ पे ये बात की गई है। इदम व परा अहम, मतलब जो इड और जो सुपर ईगो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो देव मतलब आदर्शों की बात की गई है सुपर ईगो में, बट जो इड होता है वो सिर्फ सुखवादी है, वो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अहम जो ईगो होता है वो इन दोनों के बीच में संतुलन का कार्य करता है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में कभी इदम तो कभी परा अहम का प्रदर्शन करता है, मतलब चेंज होता रहता है ये सारी चीजें हमारी पूरी लाइफ में। तो मतलब ये इड, ईगो और जो सुपर ईगो होता है ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखिए ये मतलब इड है जो हमको मतलब जो सुखवादी सिद्धांत होता है ये वो होता है, और ये बहुत ज्यादा होता है। और जो ईगो होता है वो इन दोनों के बीच में संतुलन बिठाता है। और जो सुपर ईगो तो वही जो आदर्शों की बात करता है। तो ये मतलब इस प्रकार से यहाँ पे समझा रखा है, इसका यूज करके यहाँ पे ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अहम रक्षा युक्तियां, डिफेंस और मेंटल मैकेनिज्म। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अभी अच्छे से करते हैं। अहम की एक भूमिका व्यक्ति को चिंता और तनाव से बचाना है। मतलब जो अहम होता है, जो ईगो होता है, वो इंसान को स्ट्रेस से बचाता है। इसीलिए जब इच्छा और उद्देश्य से चिंता और तनाव बढ़ जाता है तो हम कुछ मनोवैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का उपयोग हम करते हैं। मतलब हम कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं, और इन टेक्निक्स को ही अहम रक्षा तंत्र के रूप में जाना जाता है। जो भी हम मतलब टेक्निक्स हम अपनाते हैं
मतलब अपने तनाव को या चिंता को दूर करने के लिए, तो वही सब अहम रक्षा तंत्र के रूप में हम उनको जानते हैं। फ्राइड के अनुसार इन रक्षा यंत्रों का नियोजित करने का एकमात्र उद्देश्य है हमारे मन को चिंता से बचाना है। मतलब कि हम क्यों बात कर रहे हैं इन सभी मतलब अहम रक्षा युक्तियों की, ताकि हम अपने मन को चिंता से बचा सकें। मेन मोटिव इनका यही है। अब आगे बता रखे इनके बारे में, जिसमें कि फर्स्ट है दमन, मतलब कि डिप्रेशन। कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। मतलब हमारे पास में हमारे साथ बहुत ही मतलब दुखद घटना हुई है, तो हम उसको मतलब फोर्स डाल के मतलब फोर्सफुल हम उसको बिल्कुल भुला देते हैं, कोशिश करते हैं भुलाने की, तो वही मतलब दमन कहलाता है, वही डिप्रेशन कहलाता है। ये एक रक्षा युक्ति है। सेकंड शमन, मतलब सप्रेशन। कष्टदायी बातों को जानबूझकर चेतन अस्वीकरण, मतलब कि हम उसको चेतन मन में हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उसको ही शमन कहते हैं। जैसे कि दूध वाले से झड़प हो जाने पर यह कहना कि छोड़ो हुआ सो हुआ। मतलब कि कोई इंसान है, उसकी मतलब लड़ाई हो गई है दूध वाले के साथ सुबह सुबह, तो सोचता है कि चलो ना, जो होता है था वो तो हो गया, उसको छोड़ो, क्योंकि क्यों मैं अपना पूरा मूड खराब करूं, अब अभी तो सिर्फ दिन की स्टार्टिंग है ना, इसी वजह से। तो मतलब उसने क्या किया, उसने शमन किया, उसने सप्रेशन किया, उसने कष्टदायी बातों को उसने जानबूझकर उसने दबा दिया, उसने उसको जानबूझकर अचेतन मन से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे थर्ड है युक्तिकरण या औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन। मतलब कि हम जो कुछ करते हैं उसके लिए तार्किक या सामाजिक रूप से वांछनीय कारण प्रदान करना, ताकि यह लगे कि हम तर्क संगत रूप से कार्य कर रहे हैं या कार्य करते हैं। मतलब कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, हम उसके पीछे हम एक अपना मतलब हम उसको एक लॉजिक देते हैं, हम उसको एक एविडेंस देते हैं कि ताकि आगे वाले को लगे कि हाँ हम बिल्कुल अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिक्रिया निर्माण या रिएक्शन फॉर्मेशन। कभी व्यक्ति की इच्छाएं व आवश्यकताएं इस प्रकार की होती हैं कि उन्हें सामाजिक रूप से व्यक्त करना व्यक्ति के लिए अपने हित में नहीं होता है। इससे उसके सम्मान को चोट पहुंचने का खतरा होता है। इसीलिए व्यक्ति विपरीत रचना रचकर समायोजन साबित करता है। मतलब कि आपके मन में तो कुछ और चल रहा है, बट आपको सामाजिक रूप से आपको अच्छा बन के दिखाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक सौतेली माँ है जो अपनी सौतेली बेटी के प्रति नफरत को अपने अंदर बंद करती है और फिर उसे ऊपर से प्यार करती है। मतलब कि ऐसे मान लीजिए कि एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटे के साथ कहीं मतलब शादी में गई हुई है, कहीं पार्टी में गई हुई है, मतलब उसके मन में तो उसके प्रति नफरत ही है, बट वो उसको तो अंदर रख के वो वहाँ सबके सामने दिखावे के रूप में उसको प्यार मतलब इंडिकेशन देती है, उसको प्यार करती है वहाँ पे कि हाँ मैं इसको सोचता है कि सबको लगे कि हाँ वो मतलब वो उसको प्यार करती है, वो उसको अच्छे से रख रही है। तो यही होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होता है, अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना। मतलब कि गलती आपकी है, बट आप जो आप दोस्त उसको आप किसी और पे लगा रहे हो और फिर अब आप अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट फील कर रहे हो कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया। जैसे कि नाचना जाना, मतलब आपको नाचना नहीं आता है और आप दोष डाल रहे हो आंगन पर कि हाँ ये तो आंगन ही टेढ़ा है, मेरे को तो नाचना आता ही है। तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल क्या देखिए, जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो बार बार अपने बल्ले की तरफ से यह संकेत देता है कि उससे ठीक प्रकार से खेलने का कारण उसका यह बेकार सा बल्ला है। मतलब यदि कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो जैसे वो वापस जाता है अंदर पवेलियन में, तो वो मतलब बार बार अपने बैट को देखता है। मतलब वो आउट हो गया तो उसके लिए वो जिम्मेदार किसको ठहरा रहा है, वो अपने बल्ले को जिम्मेदार यहाँ पे ठहरा रहा है। नेक्स्ट है बोधिकरण। तो ये क्या होता है, अमूर्त बौद्धिक शब्दों द्वारा एक तनावपूर्ण स्थिति से, मतलब कोई यहाँ पे कुछ मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई है तो मतलब उससे हट जाए, उसे हटने का जो प्रयास होता है, मतलब हम अपने माइंड का यूज करके हम उस वाली कंडीशन से हम बाहर निकल आते हैं, तो वही होता है बौद्धिकीकरण। नेक्स्ट है विस्थापन मीन्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो, अर्थात
जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो। मतलब कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को मतलब ऐसे कमजोर से इंसान पर डाल देते हो या टालने की कोशिश करते हो जिससे आपको उम्मीद ना हो कि हाँ मेरे को बदले में कोई भी आक्रमण की मेरे को उससे उम्मीद नहीं है। जैसे अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर जाकर अपने छोटे भाई बहन को पीटना। अब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी ने पीट दिया स्कूल में तो घर आके गुस्सा दिखाते हैं, मतलब वो विस्थापन कर रहे हैं, वो अपने जो उनका गुस्सा है वो उसका विस्थापन कर रहे हैं। नेक्स्ट है माता पिता द्वारा मार पड़ने पर बगीचे में जाकर फूलों को तोड़ तोड़ के फेंकना। मानिए कि घर पे मतलब पेरेंट्स ने मार दिया है बच्चे को, तो बाहर बगीचे में जाके गार्डन में जाके बाहर सारे फूलों को तोड़ तोड़ के फेंक रहा है, तो मतलब वो विस्थापन कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपने आक्रोश की, अपने गुस्से की। नेक्स्ट है यहाँ पे दिव्या सपन, डे ड्रीमिंग। हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, कल्पना के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति कर क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना ही दिव्या सपन है। मतलब हकीकत में तो जो आप चाह रहे हो वो आपको मिला नहीं है, बट आप इमेजिनेशन में आप उसको पूरा करके आप अपने आप को थोड़ी सी देर के लिए आप अपने आप को सेटिस्फाइड मानते हो, तो उसी को डे ड्रीमिंग बोला जाता है। जैसे कि देखिए, जिसकी शादी नहीं होती वह कल्पना में दूल्हा बन बैंड बाजे की धुन पर नाच रहा होता है। मतलब वो इमेजिन कर रहा है कि हाँ मैंने मतलब मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी शादी में डांस कर रहा हूँ, मतलब वो डे ड्रीमिंग कर रहा है। जैसे आपके पास गाड़ी नहीं है, आप बहुत लग्जरी गाड़ी चाहते हो, बट आपके पास मतलब बजट नहीं है, बट आप फिर भी आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी तो मैं उसमें ऐसे बैठूंगा, ऐसे मैं चलूंगा, ऐसे चलाऊंगा उसको। मतलब ये सब कुछ क्या है, ये डे ड्रीमिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी अहम रक्षा युक्तियां होती है, जैसे कि आश्रित होना, प्रतिगमन, पृथक्करण, अंतःप्रेषण, तदात्मीकरण, शोधन, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, बट यहाँ पे इन 8 के बारे में बात की गई थी। तो ये टॉपिक हमारा आज का पूरा हो जाता है। इसके बाद हम ऐसे ही एक एक टॉपिक करके हम सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे, क्योंकि यदि मैं एक मतलब कंप्लीट लूंगी तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, एक वीडियो में बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं एक टॉपिक को उठा के आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए टॉपिक बहुत ही ईजी वे में। तो आज हमने किया है व्यक्तित्व के सिद्धांत, टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ये, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था व्यक्तित्व का मीनिंग क्या होता है। तो जो पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के परसोना से बना है, जिसका क्या मीनिंग होता है, नकली चेहरा, नकाब या मुखौटा। बट रिसेंटली में बाहरी व आंतरिक दोनों गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। फिर हमने डेफिनेशंस की थी। डेफिनेशन से पहले जो अल्पोर्ट थे उनको व्यक्तित्व का जनक माना जाता है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने के लायक है ये। फिर हमने की थी व्यक्तित्व की परिभाषा, फर्स्ट हमने की थी अल्पोर्ट के अनुसार, फिर हमने की वैलेंटाइन के अनुसार, फिर हमने की गिलफर्ड के अनुसार। फिर हमने किया था व्यक्तित्व के सिद्धांत से मैंने आज फर्स्ट किया है मनोविश्लेषण सिद्धांत। जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, और इसमें उन्होंने 3 पहलू बताए हैं। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं, जिसमें कि हमने आज 2 पहलू किए हैं, स्थलाकृति आकारात्मक संरचना और गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना। आज हमने 2 को किया है, जिसमें फर्स्ट हमने जाना था मन की संरचना, जिसमें कि चेतन मन, अचेतन मन, ये सब हमने इसमें जाना। और व्यक्तित्व के प्रकार में हमने जाना था ईगो और सुपर ईगो। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने किया है इसमें फर्स्ट किया था हमने मन की संरचना। तो फर्स्ट हमने किया था इसमें चेतन मन। चेतन मन होता है, मैंने आपको बताया था कि वो हमारे टोटल माइंड का 1/10 भाग होता है। ये बहुत ही कम होता है, और ये मस्तिष्क से एक जागृत अवस्था होती है। और जो चेतन मन होता है वो वर्तमान और वास्तविकता से संबंध ये रखता है। इसके अलावा जो अचेतन मन होता है वो 9/10 भाग होता है हमारे टोटल माइंड का, और इसको ही सारे अनुभवों का भंडार कहा जाता है। जितनी मतलब असामाजिक अनैतिक कार्य जो होते हैं वो उसका भंडार अचेतन मन ही होता है। और जो अचेतन मन होता है वो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है, और ये बिल्कुल चेतन मन के अपोजिट होता है अचेतन मन। और फ्राइड ने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट अचेतन मन को ही माना है। तो यहाँ पे थर्ड था अर्ध चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड। जो चेतन और अचेतन के बीच की जो मतलब बीच में कौन होता है वो अर्ध चेतन मन होता है। जैसे कि हमको कोई बातें मतलब कोई हम कुछ भूल गए हैं
तो हम ट्राई कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हमको दोबारा से चीज़ याद आ जाती है, मतलब कि वो चीज़ हमारे अचेतन मन में थी, इसलिए वो हमको याद आ गई है। फिर हमने किया था सेकंड गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना, जिसमें हमने व्यक्तित्व के तीन प्रकार हमने यहाँ पे देखे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में वही मैंने आपको बताया था कि इड को हिंदी में इदम कहते हैं, ये जन्मजात होता है। तो जो इड होता है वो सुखवादी सिद्धांत होता है, इसमें बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। और जो इड होता है इसका संबंध अचेतन मन से होता है, अनकॉन्शियस माइंड से इसका संबंध होता है। इसके अलावा अनैतिक अपराध कार्य से युक्त होता है, मनुष्य के अंदर दानव होता है, काम प्रवृत्ति से भी युक्त होता है, कुसमार्जन के लिए भी जिम्मेदार होता है इड। सेकंड है ईगो। ईगो जो होता है वो 102 वर्ष के ड्यूरेशन में होता है और ये वास्तविक सिद्धांत की बात करता है। इसमें समायोजन की अवस्था की भी बात की जाती है और ये व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है ईगो। और ईगो का रिलेशन जो होता है वो चेतन मन के साथ होता है, मतलब कौन से समय के साथ इसका रिलेशन होता है। और इड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन कार्य कौन करता है, वो ईगो करता है, इड और सुपर ईगो के बीच में। और इसमें मनुष्य के अंदर मनुष्य होता है, मतलब कि मनुष्य मानवता होती है, वो औरों के बारे में भी सोचता है, सिर्फ अपने बारे में वो नहीं सोचता है। थर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो वही परम अहम या परा अहम। सुपर ईगो होता है वो आदर्शवादी सिद्धांत होता है, इसमें सामाजिक पक्ष के बारे में बात की जाती है, आध्यात्मिकता की ओर इसमें रुझान होता है, नैतिक और आदर्शवादी बातें यहाँ पे की जाती हैं परा अहम में। अवास्तविकता से संबंधित होता है और मनुष्य के अंदर देव होता है, देवदूत जिम्मेदार होता है। और आदर्शों की जब अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बात की थी कि जो इदम से मतलब इड से तो ईगो बनेगा और ईगो से सुपर ईगो बनेगा। और जो इड और जो सुपर ईगो होता है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और जो ईगो होता है वो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है। और जो व्यक्ति होता है वो पूरे जीवन में कभी इदम तो कभी परा अहम का प्रदर्शन करता है। फिर हमने की थी यहाँ पे कुछ अहम रक्षा युक्तियाँ, इसमें कि हमने 8 के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट थी हमारी दमन, फिर हमने की थी शमन, फिर हमने की थी युक्तिकरण या औचित्य स्थापन, फिर की हमने प्रतिक्रिया निर्माण, फिर हमने किया प्रोजेक्शन, देन हमने किया बोधकीकरण, हमने किया विस्थापन और फिर किया हमने दिव्यास्वपन या डे ड्रीमिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आश्रित होना, प्रतिगमन, पृथक्करण, अंतप्रेषण, तादात्म्यकरण, शोधन, ये भी सारी भी होती हैं अहम रक्षा युक्तियाँ। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ पे इजी वे में इसको समझाने की, क्योंकि टॉपिक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सारे, इसलिए मैं आपको एक टॉपिक करके समझा रही हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।